नमस्कार, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। 2022 विधानसभा संवाद का कार्यक्रम बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। जैसा कि आज के हमारे स्टूडियो में सपा नेता ब्रजेश कुमार गौतम जी उपस्थित हैं और हमारे साथी एंकर इम्तियाज साहब नौशाद खान उपस्थित हैं। लेकिन हम जो सपा नेता ब्रजेश गौतम जी हैं उनके मुखारबिंदु से खुद उनका परिचय सुनना चाहते हैं और आप लोगों को भी सुनवाना चाहते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आगे हम लोग अपना सवालों और जवाबों का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार गौतम यही नर्रा के बगल में एक गांव चढ़ेरिया है, वहीं का रहने वाला हूँ। लंबे समय से मैं सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में रहा हूँ और आज भी राजनीति में सक्रिय रूप से हूँ। इसके पहले मैंने बहुजन समाज पार्टी में विगत 2 दशक से ज़्यादा मैंने बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ। 2012 में मैं बांसगांव से उम्मीदवार भी रहा। तकनीकी कारणों से मेरा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने मेरा टिकट काट दिया था। फिर मैं और उससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी का गोरखपुर का जिला अध्यक्ष भी रहा, सत्ता में रहा, सरकार में रहा। फिर बीच में कोऑर्डिनेटर बना कई मंडलों में, चाहे आजमगढ़ मंडल हो या बनारस मंडल हो या गोरखपुर, बस्ती, देवी, पाटन, कई मंडलों में मैंने पार्टी के लिए काम यानी कि किया। आपका बसपा के जैसे राजनीतिक करियर का आपका बसपा पार्टी से शुरू हुआ। हाँ, तो सर आपका हमारा मुख्य मुद्दा जो है, जैसा कि हम लोग अपने पोस्टर बैनरों पे 4 मुख्य मुद्दे लगाए हैं। किसमें है कितना दम, कौन होगा यूपी का सीएम, पोल खोल बिंदास बोल, प्रदेश का बेरोजगार बनाएगा किसकी सरकार, जातिवाद बनाम विकासवाद के मुद्दे पर हमारा जो विधानसभा संवाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले जमीनी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने अपना परिचय दे दिया है और आपका राजनीतिक कैरियर का शुरुआत कहां से हुआ है, देर न करते हुए सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा। और कितने साल हो गए आपको इस राजनीति में रहते हुए, और आपने पहले बता ही दिया है कि बसपा से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई है, तो कितने दिन हो गए? 4 जनवरी 2020 को मैंने माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई थी और 4 जनवरी को ही मैंने बहुजन समाज पार्टी से त्याग पत्र देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और जैसा कि सर अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि आप बहुजन समाज पार्टी में अच्छे पदों पर हैं, फिर अचानक समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टेड विषय है, क्योंकि 2012 में मेरा टिकट कटा, याद तक मैं नहीं जान पाया। वहीं से यहाँ से मैंने पता लगाया तो फिर पता चला कि पैसे की वजह से मेरा टिकट काट गया था, जबकि मैं पूरा विधानसभा बांसगांव घूम लिया था और चल भी लिया था, जनता में भरोसा पैदा कर लिया था, जनता मुझे आशीर्वाद दे दिया। यानी पैसा आप कहने मतलब आप पैसा नहीं दे पाए? हाँ, तो टिकट कट गया। फिर जब 4 जनवरी 2020 को मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला और मेरी मुलाकात हुई, कई विषयों पर बात हुई, कई बिंदु पर बात हुई, तो मुझे लगा कि नेता बढ़िया है, नेता दमदार है, अखिलेश यादव जी अच्छे नेता हैं। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ही रोक सकते हैं, और ऐसे रोक सकते हैं कि अम्बेडकरवाद और लोहियावाद ये दोनों अलग अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते हैं। तो हमने ये फैसला लिया कि अम्बेडकरवाद का विचारधारा और लोहियावाद का विचारधारा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में काफी मतलब आसानी आप होगी। कहने का सीधा मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी अम्बेडकरवाद और लोहियावाद दोनों को साथ में लेकर चले। जी सर, मेरा ये सवाल है कि बसपा को आपने काफी लंबा समय दिया, अच्छे पदों पर रहे, एज ए मंडल कोऑर्डिनेटर पर भी रहे, फिर ऐसा क्या हुआ कि जो बसपा आप पर विश्वास नहीं की और पैसे की उम्मीद की, क्योंकि आपने समय बहुत लंबा दिया उसको, क्या बसपा में वो विषय का मुझे लग रहा है वो विषय पुरानी हो गई, इस पर बहस करना कोई बड़ा मतलब नहीं निकलेगा। अब मैं करंट पर मुद्दे पे आइए।
करंट मुद्दे पे आइए और भारतीय जनता पार्टी को हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग रोकना चाहते हैं। जी उस विषय पर हम आपसे पूरा बात करना चाहते हैं और उस विषय पर धारा इस प्रवाह- विषय पे सर एक बात कर लेते हैं। जैसे भी माननीय अखिलेश जी का जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, अभी एक मुद्दा उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया कि 300 यूनिट फ्री बिजली हमको मिले और जो पिछले बिल होंगे किसानों को माफ कर दिए जाएंगे। तो क्या और भी कुछ मुद्दे बाहर आएंगे और रोजगार वगैरह पर भी कुछ सृजन होगा या सिर्फ यही मुद्दे? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे आएंगे। जी मुझे लगता है जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा जी तो उसमें लिखित रूप से जी, क्योंकि ये तो लिखित रूप जनता में है की, सर। जनमानस की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, शिक्षा की, छात्र छात्राओं की, माताओं बहनों की, विधवा विकलांगों के लिए, जी तमाम किसान मजदूरों के लिए, व्यवसायियों के लिए तमाम ऐसे मुद्दे आएंगे जो देश हित में होंगे, समाज हित में होंगे और प्रदेश हित में होंगे। जैसे आपने सीधा सवाल डाल दिया बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कि वो पैसे लेकर के टिकट देती है, क्या ये वास्तविकता है इसमें कि पैसे पे ही टिकट दिया जाता है? आपने कहा कि इससे बड़ा पैसे प्रमाण तो मैं दे ही दिया। आपने कहा कि पैसे की वजह से टिकट आपका कटा, तो मैं तो बता ही दिया आपको पैसे में टिकट कटा। ये श्योर है? हाँ श्योर है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर एलिगेशन है। अरे भाई हम उस पार्टी में काम कर चुके हैं। चूंकि आपने लंबा समय दिया। हाँ, अच्छा, आपने आप दिया। बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं और वर्तमान सरकार के बारे में भी आप चर्चा करना चाहते हैं। आपने कहा है वर्तमान सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान सरकार से कहां तक आप संतुष्ट हैं, कहां तक असंतुष्ट हैं? जहाँ तक मेरी बात आप कर रहे हैं, मैं तो कतई संतुष्ट नहीं हूँ जी, और हमारे जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो संतुष्ट नहीं, जो असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है। क्यों? आखिर क्या? मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन हम तो जब से हम जानते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हम तो आपके बारे में भी जानते हैं, आप उसी विषय सबके पर- बारे में जानते हैं, लेकिन हम लोग कह नहीं उसी सकते। विषय जी, पर- उसी विषय पर आप भी इस बात को जानते हैं, क्षेत्र समाज में गांव में जाते हैं जी बिल्कुल जाया जाता तो है। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश और सेंट्रल की गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जो लुभावने नारे उन्होंने दिया था, क्या उस लुभावने नारे पर भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो पाई? नहीं हो पाई। उन्होंने कहा था सरकार बनने से पहले, हमने सुना था सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद भी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के PWD मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। जी, ये कहा उन्होंने कहा था। जी, जी, ये ये कहा। पूरा जग जाएगा, पूरा देश प्रदेश हर गांव के लोग जानते हैं। हाँ, आप घूमिए किसी सड़क पर कहीं चले जाइए, आप देखिए सड़कों का कितना बुरा हाल है। 100 दिन तो छोड़िए, आपका कुल 90 दिन बचा हुआ चुनाव का, 90 और उससे कम ही दिन बचा हुआ। जी, अब क्या है, ये क्या करेंगे? किस आधार पर वोट मांगेंगे? इनको जनता कैसे माफ करेगी? इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार मिला? पेपर में इनका है, कागजों में इनका नौकरी है, रोजगार है, सब कुछ है, लेकिन जमीन पर किसी गांव में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए तो आपको एक भी सरकारी नौकरी नहीं दिख रही है। हो सकता है कहीं अपवाद हो, लेकिन नहीं कहीं दिख रहा है कि मतलब कहीं ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को विकास के मुद्दे पे केंद्र सरकार 1 नंबर पे रख रही है। यहाँ सबसे ज्यादा विकास हुआ है। हाँ, वो इस नाते रख रही है कि तंत्र उनका है। आप लोग बड़े मीडिया वाले नहीं हैं, आप लोग मध्यम वर्ग के मीडिया वाले हैं। ऊपर जब शिखर पर जाएंगे जी, आप लोग तो का मीडिया सहयोग उनका, मनी उनका और सिस्टम उनका। नेतागढ़ इसी तरह हम लोगों के पास आते रहे तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेरी शुभकामना है क्योंकि आप आगे बढ़े। क्योंकि नेतागढ़ हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं कि कहीं आप- हमारे वर्तमान कार्य के बारे में कोई पूछ सवाल लें। न कहते। हमारी सोच यही है कि जो दबा हुआ है, जो वंचित है, जो कमजोर है, आज जो लोग जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता है, समाज में आगे जाने की क्षमता है, मेरी शुभकामना है कि आप लोग आगे बढ़िए। डाबरा समाचार तो सर मैं बता देना चाहता हूँ कि वो दिखाता है जहाँ कोई दिखाना नहीं चाहता है, डरता है, लेकिन डाबरा समाचार वो जरूर दिखाता है और जमीनी स्तर से वो काम कर रहा है।
नहीं, डाबरा समाचार को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। अजय जी, हमारा आपसे एक सवाल और, अभी पिछले चुनाव में जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें ये देखा गया कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का हनक था। तो क्या ये चुनाव भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष का हनक होगा? अस्वाभाविक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सत्ता जिसकी रहती है तो कहीं न कहीं ये डेलीगेशन चुनाव में, डेलीगेटेड चुनाव में जी। इस तरह से तंत्र अपनाते हैं, लेकिन इतना नहीं अपनाते जितना इन्होंने अपनाया। जैसे जी। अभी स्थानीय चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का और जिला पंचायत का चुनाव हुआ। इन लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करी, जी। मुझे याद है, आपको संज्ञान होगा कि लखीमपुर खीरी जिले में एक बहन के साथ एक साथी ने, जो भी रहे हो, लेकिन उन्होंने महाभारत में सुना गया था, लेकिन उसकी साड़ी खींची गई। अभद्रता का हक था, चीरहरण हुआ। इसी तरह से मैं थोड़ा बार ब्लॉक में मैं गया था नामांकन कराने, और उस दिन वोट बस दाखिला कराने गया था, उसमें नामांकन नहीं हो पाया, करने नहीं दिया गया। अरे भाई, करने तो दो। ये चीजें कई जगहों पर देखा गया और पूरे प्रदेश में हुआ है। जी। हम तो निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे। सर, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग भाजपा का ये की नारा है कि अब की बार 350 के पार, इस पर आपकी क्या है? नहीं, भाजपा का नारा तो उनका है, उनके नारा, उनका अपना खुद का नारा, उनके बारे में हम क्या कहें, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की कह रही है अखिलेश यादव आपका इंतजार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस नाते बनने जा रहा है कि यहाँ को रोजगार पाने के लिए नौजवान इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर किसान इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर मजदूर इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर छात्र छात्राएं ये सोच के इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो हमको लैपटॉप मिलेगा, अच्छी अच्छी योजनाएं मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। लैपटॉप वगैरह की बात तो अभी बीच में सरकार में भी बता है। हम उस लैपटॉप का क्या, अभी टैबलेट दिए हैं, वो भी टैबलेट 2 महीने चुनाव रह गया तो दे रहे हैं। ये तो जाते जाते वो तो विदाई है। राशन भी फ्री मिल रहे हैं सर, राशन फ्री दे रहे हैं जी। एक बड़ा शानदार आपने सवाल किया है जी, और इस सवाल पर मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूँ। सरकार राशन दे रही है जी, कोरोना काल में भी मिला, हाँ, कोरोना काल में भी मिला, और अभी भी मिल रहा है। मैं आपसे माध्यम से सरकार से और सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा, राशन से पेट भर सकता है, पेट भरा जा सकता है, और ये सत्य है, लेकिन जीने के लिए, समाज में देश की तरक्की के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा, अगर आप शिक्षित नहीं हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले जब तमाम दुनिया में घूमने के बाद उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो, फिर उन्होंने नारा दिया संगठित बनो, और फिर कहा उन्होंने समय समय पर संघर्ष करो। और हुआ क्या, इन्होंने राशन फ्री दिया, लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ, एक तरफ राशन इस नाते फ्री दिया कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं, लेकिन दूसरे तरफ हमारे और आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा इन्होंने दी। अब आप बताइए, जहाँ भूखमरी है, कोरोना काल में खाने के लिए प्रबंधन नहीं है, चावल और गेहूं दे रहे हैं, पर जो आप राशन वो दे रहे हैं शिक्षा के लिए ऑनलाइन, वो बेटवा का परिवार का 300 रुपये या 299 रुपये, इस तरह से जो रिचार्ज है, वो रिचार्ज कैसे करवाएगा, ऑनलाइन कैसे पड़ेगा। जो प्राइमरी विचार है, प्राइमरी विद्यालय का जो बच्चा है या जूनियर हाई स्कूल का बच्चा है जो गरीब है, ये जो अमीर लोग हैं उनको आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं सर, लेकिन गरीब को कैसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसकी सुविधा भी इनको करनी चाहिए। निजीकरण का असर देखने को सर, अगर ये डायरेक्ट नहीं कि निजीकरण का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने दे तो दिया सर, लेकिन रिचार्ज, अभी आपने सवाल उठाया कि सर रिचार्ज कैसे होगा, सही है। देखिए ये जो सरकार है, ये
मेरा मानना है, मेरे जैसे हजारों लोगों का मानना है, लाखों करोड़ों का मानना है कि ये जो सरकार है वह उद्योगपतियों की सरकार है। जिस रिचार्ज आज मुझे लगता है कि काफी महंगा हो गया है। बहुत ही महंगा के साथ साथ अगर मैं बता दूं, पहले ये यही जरूरत की चीज है। जैसे जिस तरह से इस देश के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान जी जिस तरह से नारा लगा करता था, जी जी और बहुत पहले आजादी से पहले ये नारा है, आजादी के बाद अभी भी चला आ रहा है, उसी तरह से आवश्यकता हो गई, जरूरत हो गई है। तो इसको भी सरकार को सहूलियत देनी चाहिए, लेकिन सरकार सहूलियत कैसे देगी? ये तो किसका है? बीएसएनएल यहाँ का नामी गिनामी भारतीय सरकारी संचार व्यवस्था है। बीएसएनएल कमजोर हो गई, इन्होंने कमजोर नहीं हुई है, बहुत नेटवर्क ही नहीं है, हमारी तरफ तो दिखता ही नहीं है। अच्छा लगा, आप कम से कम आप तो कह रहे हैं। नहीं, जो नहीं है, जो सत्य है उसको कहा जाएगा। तो वो हो गया, धीरे धीरे इन्होंने रिलायंस पे ला दिया, और पता नहीं क्या जियो में चल रहा है। जियो बहुत तरीके से, जियो शुरू फ्री दिया, आज जियो का चार्ज बहुत महंगा, राशन की तरह पहले फ्री देंगे और बाद में चार्ज लगाएंगे, वो भी गुना चार्ज। अच्छा सर, निजीकरण पे आपकी क्या है? निजीकरण के मैं पूरी तरह से, मैं ही नहीं, निजीकरण से जितने विपक्ष में बैठने वाले लोग, या लोहिया जी हो, या डॉक्टर अम्बेडकर हो, या उस समय के तमाम नेता रहे हों, और जो संविधान में हमें अधिकार मिला है, निजीकरण से जो संविधान में अधिकार है, अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे रेलवे है, रेलवे में 100 भर्ती निकली, 21% आपका एससी को मिल जाता, 27% किसी जात को मिल जाता, और निजीकरण करके, तो निजीकरण में कोई आरक्षण है नहीं। इस नाते ये साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे लोग साजिश के तहत निजीकरण कर रहे हैं, ताकि जो गरीब है, जो वंचित है, जो कमजोर है, जो जरूरतमंद है, वह सरकारी नौकरी न मिल पाए, विकास की रफ्तार से कोसों दूर रहे। इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, नीयत तो हटाइए, नीयत तो खराब है ही है, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होता तो इस देश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव के दौरान ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नेता अपने आप को बड़े चर्चित नेता लोग हैं, देश दुनिया में उन लोगों का नाम है, उन बड़े नेताओं को मैं निवेदन के साथ करना चाहता हूँ कि आप भगवान सबके, हर धर्म में भगवान, तो धर्म की बात होनी चाहिए। धर्म हमारे अंदर की चीज है, हमारे घर की चीज है, हमारे दिल की चीज है। धर्म ही मानवता सिखाती है। धर्म, लेकिन मेन चीज है धर्म हमारे अंदर की चीज है। हम धर्म को, हम भी मानते हैं भगवान राम को, हम भी कृष्ण को मानते हैं, हम भी हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों को मानते हैं, मुस्लिम धर्म के ग्रंथों को मानते हैं, और जिसको हम नहीं जानते हैं भारत में, उसको भी मानते हैं, क्योंकि ये यहाँ का रहने वाला हर नागरिक इस देश का नागरिक है। और जितना हमारा अधिकार है, जितना आपका अधिकार है, उतना उनको अधिकार है। लेकिन ऐसी बातें बोली जा रही है कि जिसका कोई वो नहीं है। इन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप विकास की बात करिए। हाँ, विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार। आप वर्तमान विधायक, जो आपके जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, सुरक्षित सीट है, वर्तमान विधायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान विधायक के बारे में तो उन्हीं से पूछिएगा। नहीं, आपका क्या मत है? इतना हम जरूर कहेंगे कि बांसगांव विधानसभा में उनका कोई संघर्ष नहीं है। उनकी विरासत जो मिल गई है, विरासत के बल पर वो विधायक बन गए। जनता विरासत को अपनाई है, मैं तो विरासत ही मानूंगा। उनके पिताजी रहे, उनकी माता जी रही, फिर उनके भाई रहे, फिर ये हो गए। तो संघर्ष तो इन्होंने किया नहीं। असंघर्ष किया होता तो बांसगांव का जो बदहाली है, जो सड़कों का बुरा हाल है, मतलब इस बारिश में जितना दिक्कत हुआ है उसका कोई जोड़ नहीं है, बहुत परेशानी हुई। वैसे तो परिवारवाद का विरोध तो सपा के नाम पे होता है कि नहीं, सपा परिवारवाद करती है, मगर अगर आपके क्षेत्र बांसगांव को देखा जाए तो ये भी परिवारवाद से ग्रसित है। हाँ, तो बांसगांव की जनता इस बार तय करेगी ना। बांसगांव की जनता इस बार उनको। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल मेरा ये है, अगर आपकी सरकार बनती है और आप इस कोई एक पद दिया जाता है, विधायक जो भी, आपकी प्रमुखता क्या होगी इस क्षेत्र के विकास में? पहले तो हम आपके माध्यम से आम जनमानस बांसगांव क्षेत्र वासियों से जी बिल्कुल आग्रह निवेदन करेंगे जी सर
कि पहले तो अवसर तो आए, जी, अगर अवसर अगर मिला आप है, सत्ता में आते हैं तो आप तो मुख्य प्रमुखताएं क्या क्या होंगी? क्या होंगी? मेरी प्रमुख हाँ जो समझ है, जी हाँ। जिसके लिए हम करना चाहते हैं, जी हाँ। पहला मेरा उद्देश्य होगा कि बांसगांव को आदर्श बांसगांव विधानसभा बनाएंगे। आदर्श बांसगांव विधानसभा बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले रफ्तार पकड़ाने के लिए पूरे बांसगांव विधानसभा की चाहे जो क्षेत्र में आता है, क्षेत्र में से जो विधायक के रेंज में रेंज में आता जी, है, बिल्कुल। उसको पूरी तरह से बिना भेदभाव के चमचमाती हुई सड़कों का निर्माण कराएंगे, पहला काम। दूसरा काम, जो यहाँ के नौजवान हैं, जो खेत खलिहान में जी, बिल्कुल। गुल्ली डंडा खेलते खेलते आज क्रिकेट का दौर है, फुटबॉल वॉलीबॉल का दौर है, बिल्कुल। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ के नौजवानों में बहुत प्रतिभा है। जी, उन नौजवानों के लिए हम एक प्लेग्राउंड। उसमें अपनी पहुंच के निवेदन के साथ सरकार में अगर रहेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि बांसगांव विधानसभा में एक शानदार प्लेग्राउंड की स्थापना प्लेग्राउंड बनवाने की मेरी प्रथम प्राथमिकता है। करें। तीसरी मेरी प्राथमिकता होगी जी, जो बांसगांव विधानसभा में जी स्वास्थ्य अस्पताल तो है, अस्पताल तो है, अस्पताल तो है, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था बहुत लचर है। हाँ, लचर, सही। वहां पर मने पशुए घूम रहे हैं, बाउंड्री तो है लेकिन ताले टूटे हुए हैं, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है। तो मेरी जो मनुष्य के लिए पहली प्राथमिकता होगी, मनुष्य पशु दोनों के लिए जी, मेरी प्राथमिकता होगी कि जो जितना है उसी को मजबूत कर देना है। पशु का अस्पताल भी बहुत ज्यादा है, कई पशु अस्पताल है अपने पास जी, जी, में, लेकिन एक भी डॉक्टर का पता नहीं है। बलवान में शायद है पशु अस्पताल, लेकिन पता नहीं है। आप गजपुर में चले जाइए, बड़ा अस्पताल है, तो आप डॉक्टर नहीं है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो पशु अस्पतालों के साथ साथ जो मनुष्य अस्पताल, इस पर विशेष आपका ध्यान रहेगा। हाँ, ये प्राथमिकता तो रहेगी। जरूरत की चीजें हम जिस तरह से हम मनुष्य हैं, विभाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन अगर पशु बीमार हो जाए तो हमारे माध्यम से ही तो डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। तो मेरी कोशिश होगी, मतलब आपकी 3 प्रमुख जो प्रमुखताएं होंगी, सड़क, युवाओं के लिए खेल मैदान और अस्पताल, पशु और मनुष्य। एक चीज मेरी और रहेगी, हाँ, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। एक चीज और रहेगी, और मैं लंबे समय से आता हूँ जी, कि एक तो जानीपुर का मुझे ब्लॉक बनवाने का मैं प्रयास करूंगा कि जानीपुर को ब्लॉक का दर्जा, ब्लॉक बनाने का दर्जा दिया ये जाए। मांग उठती है। ये, और अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने का सौभाग्य मिला और यहाँ की जनता ने मुझे अवसर दिया, जी, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि गोरखपुर में एक और भी नौ जिला बनना चाहिए, जिसका नाम बांसगांव से भी नाम से, यानी कि बांसगांव को आप जिला बनाना चाहते हैं, जानीपुर जिला को बने, ब्लॉक। तो हमारी ये भी एक मजबूत कोशिश होगी। और रेलवे लाइन तो रेलवे लाइन पास हो चुका है। रेलवे लाइन आपने अच्छा कहा, पास हो गया तो अच्छी बात है, जी, लेकिन पास पिछले चुनाव में भी हुआ था। तो यानी ये रेलवे लाइन चुनाव पास हो मैं गया, यही आपका कहने का मतलब है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। 20 जब करोड़ चुनाव- धन भी तो अमुक हो चुका है, 20 करोड़। अच्छी बात है। पिछले बार भी इसे कुछ खबर सुनने में आई थी, हाँ, ट्विटर में आया। भी यकीन नहीं हो रहा, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा, अगर यहाँ के अब क्या होने वाला भाई, आपका 10 आज 2 तारीख हो गया, 10, 12, 15 के अंदर ही आपका आचार लगने वाला है। जी। तो ये तो चुनावी जुमला है, जुमला कहा जाएगा, 15 लाख की तरह। 15 लाख की तरह ये जुमला ही कहा जाएगा, है ना। अगर ये नहीं करा पाए, तो आप वर्तमान के जो सांसद और विधायक हैं, अगर ये नहीं करा पाए, करा ले तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करा पाए तो मैं आपको आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं, ये भी मेरी प्राथमिकता में बहुत मजबूत कड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तीसरी जो मजबूत कड़ी है, एक रेगुलेटर की बहुत जरूरत है। 4 पानी आप जाइए, 4 पानी सुवड्डा और करंजई, उधर के कम से कम 10 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हाँ जी, हैं, बिल्कुल। आए साल प्रभावित होते हैं।
तो जब मैं पहली बार जो 2012 में चुनाव लड़ने गया था तो मैंने वो बात कही थी। खैर टिकट कर गया तो मैं देने लायक रहूँगा तभी दे पाऊँगा, नहीं दे पाया। लेकिन मेरी प्राथमिकता में है कि उस एरिया का जो रेगुलेटर है उसको सुदृढ़ मजबूत कराना है। इसके अलावा जो बांस गांव क्षेत्र के अंतर्गत जो बंदे हैं, अभी बाढ़ आई थी, हमारे जनप्रतिनिधि महोदय अब कैसे कहें चुनाव का समापन की ओर है, अपनी जिम्मेवारियों का जनप्रतिनिधि महोदय माननीय विधायक जी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर जी निर्वहन किए होते तो निश्चित है बंदों का मरम्मत हो चुका होता, बंदा ऊंचा हो गया होता, सड़कें ठीक हो गई होती, जल जमाव नहीं होता, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और यह सरकार काफी यानी कि वर्तमान विधायक अपनी जिम्मेदारियों को सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, नहीं किए हैं, नहीं किए, मतलब नहीं किए हैं। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। समय हो गया है क्योंकि हमें अगला प्रोग्राम भी करना है, तो आप हमारे वहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। हम आपका स्वागत करते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले नेताजी के साथ, लेकिन हम एक स्मृति चिन्ह जरूर आपको देना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डाबर समाचार 24 को कि आप लोगों ने जी सर, ये डाबर समाचार जो है एक महापुरुष के नाम पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे इसकी स्थापना की गई है। तो हम एक स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय अमृत लॉन, गोला रोड, पावर हाउस के दक्षिण, कौड़ीराम, गोरखपुर। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9956969571 9415640864। डाबरा समाचार 24 स्पॉन्सर्ड बाय अमृत लॉन, गोला रोड, पावर हाउस के दक्षिण, कौड़ीराम, गोरखपुर। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, तिलक, शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, सेमिनार व अन्य किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9956969571 9415640864। माँ काली कंप्यूटर लैपटॉप सीसीटीवी कैमरा सर्विस सेंटर, बढ़लगंज, गोरखपुर। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप सीसीटीवी प्रिंटर की रिपेयरिंग कुशल कारीगरों द्वारा 24 घंटे के अंदर होती है। मोबाइल नंबर 7607295007।